हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर बात करने वाला हूं कि भाई साइंस वन को सर स्टडी कैसे करें। सर साइंस वन में न्यूमेरिकल हार्ड लगता है। सर साइंस वन में कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आता है। सर साइंस वन में करे क्या। साइंस वन को छोड़ दो बेस्ट ऑफ 5 में, बट सर मराठी और इंग्लिश भी वीक है। तो ये चीज जानते हो ना कि ऑलरेडी आपका मराठी, इंग्लिश, साइंस वन तीनों चीज वीक है। तो 3 में से किसी 2 को तो लेकर चलना ही पड़ेगा। तीनों को तो लेकर चल नहीं सकते हो, क्योंकि आप तीनों को मैनेज कर नहीं सकते हो। मैनेज करना होता तो आपने आज तक मराठी, इंग्लिश को अच्छे से पढ़ा होता, साइंस वन को पिछले साल समझा होता, क्योंकि 9th का साइंस वन से 10th का साइंस वन 90% ईजी है। 9th के साइंस वन में पता है कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स हुआ करते थे। मुझे 9th में सीरियसली बोल रहा हूँ, सिर्फ 50% न्यूमेरिकल आते थे, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। 9th में मुझे न्यूमेरिकल आते ही नहीं थे, 50% न्यूमेरिकल आते थे। वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला आता था और पहले चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल आता था, सेकंड चैप्टर का 2-3 आता था बस, और कोई न्यूमेरिकल मुझे आता ही नहीं था 9th का। बट फिर भी 9th में अच्छे मार्क्स मिल गए, क्योंकि मैंने न्यूमेरिकल पता था कि न्यूमेरिकल मेरे नहीं आने वाले। तो मैंने पैटर्न देखा, पैटर्न में पता चला कि न्यूमेरिकल 2-3 आएंगे, तो उनको मैंने स्किप कर दिया। बाकी ऐसा हुआ कि एग्जाम में वो न्यूमेरिकल आ गए जो मुझे आते थे, इजी वाले, तो मेरा काम हो गया। बट 10th में आके मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो न्यूमेरिकल बहुत इजी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। क्यों हार्ड लगता था? क्योंकि मैंने पिछले साल कोई बुक अभी भी रखी है, मैंने उसको कंपेयर किया, मैंने बोला यार पिछले साल सच में कुछ हार्ड था। तो 10th में इतने इजी न्यूमेरिकल, आपको न्यूमेरिकल क्यों नहीं आते? न्यूमेरिकल की बात छोड़ो, हमारे साइंस वन में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है 10। 10 में से 5 केमिस्ट्री है, 5 फिजिक्स है। केमिस्ट्री में तो आपको पता है कि आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा, आप ऐसे काम नहीं चला सकते हो। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको इसमें थ्योरी समझनी है, आपको इसमें कॉन्सेप्ट समझना है, आपको इसमें फॉर्मूला समझना है। फिजिक्स में आपको क्या करना है, देखो मैं आज आपको ब्रह्मास्त्र बता दूंगा फिजिक्स का। आप पहली बात थ्योरी करोगे, दूसरी बात सारा फॉर्मूला याद करोगे, तीसरी बात आपके न्यूमेरिकल परफेक्ट होने चाहिए, और चौथी बात आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। और साइंस वन से 75% क्वेश्चंस फिजिक्स के आते हैं, विथ ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। और विदाउट ऑप्शन देखोगे तो 50 फिजिक्स 50 केमिस्ट्री। बट साइंस वन में फिजिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री कौन सा है? केमिस्ट्री है 2nd, केमिस्ट्री है 3rd, केमिस्ट्री है 5th, केमिस्ट्री है 8th, केमिस्ट्री है 9th। ठीक है, 5 चैप्टर्स ये आपके केमिस्ट्री हैं, और पहला, चौथा, छठा, 7वां और 10वां ये आपका फिजिक्स है। तो केमिस्ट्री में आपको रट्टा मारना है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में जितना भी गिव रीजन है सब कर डालो। क्या करना है आपको? गिव रीजन करना है, और बाकी बीच बीच में से पूरा कहानी याद रहना चाहिए। डोबेरिनर आया, मेंडलीव आया, न्यूलैंड्स आया, उसके बाद हेनरी मोसले आया, सबकी छुट्टी कर दी। उन्होंने एटॉमिक मास से लगाया था, हेनरी मोसले ने एटॉमिक नंबर से लगा दिया। सब आपको मालूम रहना चाहिए 2nd चैप्टर में। 3rd चैप्टर में केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन में आपको सिर्फ केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने आना चाहिए। कैसे केमिकल रिएक्शन होता है, दैट मैं बोलूँ NaOH प्लस H2SO4 आप मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा? Na2SO4 मिलाओगे तो Na2SO4 प्लस H2O मिलेगा। ये सब चीजें आपको मालूम रहना चाहिए। और मैं बोलूँ HCl मिलाओगे प्लस NaOH मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा? ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो आपको NaCl प्लस H2O मिलेगा। ये सब चीजें आपको मालूम रहना चाहिए। केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। 3rd चैप्टर सिर्फ आपका बेसिक है। आपको उसमें बताया गया केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो बच्चों की चीज है यार, CBSE बोर्ड में देखो 3rd में पढ़ाया जाता है ये चीज। ठीक है, 5वें चैप्टर आपका हीट है। आई बिलीव हीट वाला चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसमें आप सिर्फ गिव रीजन करो। 8वें चैप्टर मेटलर्जी है। मेटलर्जी में मैं भी विश्वास करता हूँ, क्योंकि लास्ट चैप्टर है, तो लास्ट में जाते जाते बच्चों की स्पीड स्लो हो जाती है, तो उनको मेटलर्जी हार्ड लगता है। बट ये एकदम इजी है। इसमें सिर्फ सेपरेशन के मेथड दिए गए कि ग्रेविटेशनल मेथड और एक हाइड्रोलिक मेथड, जो भी मेथड्स उसमें है, सब मेथड के नाम याद रखो, कैसे होता है वो याद रखो, बस पीछे के जितने गिव रीजन है वो पढ़ो। क्योंकि गिव रीजन पढ़ना इसलिए अनिवार्य हो गया है, क्योंकि आपको बोर्ड में 3 गिव रीजन आएगा, जिसमें से 2 करना रहेगा, ये फिक्स हो गया है। तो आपके लिए पढ़ना जरूरी है। बट पहले एक गिव रीजन आता था सिर्फ, वो भी पता नहीं फिजिक्स से आ जाए, केमिस्ट्री से आ जाए, तो बच्चे उसको छोड़ के चलते थे। बट गिव रीजन इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इसलिए आपको करना जरूरी है, वरना मैं गिव रीजन को भी नहीं बोलता। एक्सरसाइज के क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ गोली मार दो यार, मत पढ़ो उनको। 9वां चैप्टर है आपका कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड में आप कुछ मत पढ़ो, गिव रीजन कुछ मत पढ़ो, खाली आपको IUPAC नेम मालूम रहना चाहिए। मीथेन से लेके आपको डिकेन तक याद रहना चाहिए। ठीक है, मीथेन से लेकर डिकेन तक का सबका फॉर्मूला याद रहना चाहिए। IUPAC नेम कैसे लिखते हैं वो मालूम रहना चाहिए। नहीं मालूम है तो 9th चैप्टर का मेरा वीडियो खोलो, 34 मिनट में पढ़ा है, जो IMP है वही पढ़ा है। या फिर आपको नहीं समझ में आता है तो 9वां चैप्टर वाला अलग से प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको 9वें चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट अलग से दिया गया है, तो उसको ओपन करो। उसमें IUPAC नेम करके एक वीडियो होगा जो 6 मिनट में बताए, तो उसको देखो, अच्छे से समझो। कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये तीनों चीजें 1 2 3 4 IUPAC नेम होना चाहिए। मीथेन से लेकर डिकेन तक फॉर्मूला सब याद रहना चाहिए। बुक में नोट करते चलो, क्या कर रहे हो? कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखते वो मालूम रहना चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखते वो मालूम रहना चाहिए। बस यही करना है 9वें चैप्टर में। बाकी पॉलीमराइजेशन जो भी फालतू चीजों को मारो गोली, बेकार एकदम। ठीक है, 8वें चैप्टर में बेकार क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज वर्क इज स्मार्ट, नथिंग इज हार्ड। आप 9वां चैप्टर पूरा कर लो, काम ही नहीं आएगा तो क्या फायदा? 9वें चैप्टर में आपको सिर्फ यही चीजें आती है। पिछले 7 साल का पेपर उठा के देख लो यार,
सिर्फ यही चीज आई है बोर्ड में। IUPAC नेम आया, मीथेन से लेकर डिकेन तक, कभी स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने आया, कभी कंडेंस वाला फार्मूला लिखने आया। चेक करो यार, मैंने पूरा एनालाइज किया था, डोंट वरी, एग्जाम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मेटलर्जी में आपको कुछ भी नहीं करना है, मेटलर्जी में सिर्फ गिव रीजन पढ़ना है और सभी मेथड को सिर्फ समझ लेना है, कैसे होता है सेपरेशन वो समझ लेना है, ताकि आपको जब क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सको कि ऐसा ऐसा होता है, फिर ऐसा ऐसा होता है, फिर ऐसा हो जाता है। अपने वर्ड्स में लिखो, डोंट वरी, मार्क्स मिलेंगे। हीट चैप्टर की बात करें तो इसमें सिर्फ गिव रीजन याद करो, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर एक बहुत ही IMP कॉन्सेप्ट है, वो करो इसमें। थर्ड चैप्टर में मैंने बता दिया, रिएक्शन को समझो, कैसे बैलेंस करते वो याद रखो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन याद रखो, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। इतनी तो टाइप नहीं कर पा रहे हो, इतना आपके लिए हार्ड है? कुछ भी नहीं, आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा कि NaCl प्लस HCl, यही ऑप्शन लेता हूँ, बोलो NaOH प्लस HCl, ठीक है। NaOH प्लस HCl, ये बोलो कौन सा रिएक्शन इसमें होगा या फिर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। 2 मार्क का आ जाएगा, 2 मार्क में बोलेगा प्रोडक्ट का नाम लिखो और टाइप ऑफ रिएक्शन लिखो, आ गया 2 मार्क का। ऐसा क्वेश्चन आपको आया भी है, तो ये सब प्रिपेयर रखो, ठीक है। सेकंड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में सिर्फ आपको साइंटिस्ट के नाम याद रखे, उन्होंने क्या किया था वो याद रखना है, और फिर गिव रीजन आप पढ़ना चाहो तो आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। सेकंड चैप्टर का IMP है, क्योंकि एक आया भी था पिछले साल। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपका पहला चैप्टर है, चौथा चैप्टर है, छठा, सातवां, 10वां। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपकी थियोरी क्लियर रखनी है। थियोरी मतलब केपलर ने क्या कहा था, न्यूटन ने क्या कहा था, सर उन्होंने कहा था, हमको क्या करना है। अरे आपके पेपर में आएगा उन्होंने जो कहा था, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काश हम भी न्यूटन के जमाने में होते तो उनका लाइव इंटरव्यू देखते और उन्होंने जो कहा था वही नोट कर लेते, बोर्ड में लिख देते। बट भाई उस टाइम में लाइव इंटरव्यू नहीं आता था, फॉर्मूला होना चाहिए। पहले चैप्टर में जितना फॉर्मूला है, नोट्स बनाते हो तो मेरा न्यूमेरिकल का वीडियो देखो, सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिख के दिया, उसके बाद न्यूमेरिकल कराया। ऐसा करो। न्यूमेरिकल किसको हार्ड लगता है? 10 बार प्रैक्टिस करो, कैसे नहीं आएगा। मेरे को भी नहीं आता था पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल सब। 2 बार प्रैक्टिस किया, 3 बार प्रैक्टिस किया, नहीं आया, फिर सोचा नहीं होगा, लेकिन फिर 4 बार प्रैक्टिस किया, 5 बार प्रैक्टिस किया, 6 बार प्रैक्टिस किया, और लास्ट में 2 महीने बाद मेरे को वो न्यूमेरिकल आने लगा। और एक न्यूमेरिकल अब इतना अच्छे से आने लगा है, रात के 12 बजे उठा के पूछ लो कि ये सर कैसे होगा, मैं तुरंत वहां पे आपको रिप्लाई दे दूंगा। 12 बजे तो जागते ही रहता वैसे भी, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर रखो अपना, जो भी कॉन्सेप्ट हो, कॉन्सेप्ट बोलो थियरी बोलो, दोनों एक ही बात है लगभग, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट और थियरी क्लियर रखो। अब आते हैं चैप्टर्स पे। पहला चैप्टर है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में आपको बीच बीच के कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। केपलर का तीनों लॉ बहुत IMP है, क्योंकि मैंने पिछले साल के पेपर को एनालाइज किया था, तो उसमें मैंने क्या पाया, देखो पेपर को एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है अगर आप एक अच्छा परसेंट स्कोर करना चाहते हो। और सिर्फ वो नहीं जो नए पैटर्न पे आया था, उसको भी देखो जो ओल्ड पैटर्न पे आया था। तो मैंने 7 साल के पेपर को एनालाइज किया, शाला ऐप से एनालाइज किया था, आपको भी मैंने इसको रिफर किया है, शाला ऐप, इसका मैंने रिव्यू डाला है, ठीक है। प्रमोट नहीं किया था, मैंने सिर्फ बताया था उसके बारे में, बहुत IMP है। ग्रेविटेशन से आप लोगों को केपलर का लॉ आ सकता है, क्योंकि पिछले साल आया था, नोट्स में था, एक्टिविटी शीट्स में था, तो इसमें सब था, तो मैंने लगाया IMP, मैंने कर लिया। क्या करना है, तीनों लॉ रट्टा मार लो, हो गया, ठीक है। नहीं समझता छोड़ो। न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए, न्यूमेरिकल एक आना चाहिए, क्योंकि आपको पैटर्न कैसा है, 3 गिव रीजन आएगा 2 मार्क का, ठीक है। 2 मार्क का 2 गिव रीजन करना रहेगा 3 में से, फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 में से 3 करना रहेगा, ये 2 मार्क का रहेगा, ये भी 2 मार्क का। फिर उसके बाद 7 क्वेश्चन आएंगे, 8 क्वेश्चन आएंगे, पहले ये 7 था, अभी 8 कर दिया गया है। 8 में से 5 करना है 3 मार्क का। इस 5 मार्क्स में 2 न्यूमेरिकल आएगा, इस 3 मार्क में 1 न्यूमेरिकल आएगा, तो 2 न्यूमेरिकल कर ले गए तो बचा सिर्फ 3। अब 3 में एक तुक्का मार दो जिसमें 2.5 मिल जाए, ताकि वो आगे चल के 3 हो जाए, और 2 में आपका थियरी रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। तो वो 3 आप लोग इजीली हासिल कर सकते हो, तो ये आपका हो गया। और फिर इसकी बात करें तो ये भी आपका इजी आने वाला है। गिव रीजन तो आपको अच्छे से हो ही जाना चाहिए, एक सेपरेट पेज पे आप अपना पूरा गिव रीजन लिख लो, ताकि वो आसानी से कर पाओ, ठीक है। और ये हो गया आपका ग्रेविटेशन का। 4th चैप्टर आपका इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगता है, लीव कर दो, सिर्फ इसका गिव रीजन याद रखो और इसका न्यूमेरिकल याद रखो, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल बहुत इजी है। हालांकि 5वें चैप्टर का न्यूमेरिकल उतना नहीं इजी है, ठीक है। 5वें चैप्टर का न्यूमेरिकल बहुत हार्ड है, बट 4थे चैप्टर का बहुत इजी है, कर डालो, ठीक है। आई थिंक आपको आता भी होगा। 6ठे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, मुझे लगा था सबसे घटिया चैप्टर है, लेकिन देखा तो इसका वेटेज 7 मार्क्स का है, और था ही नहीं, ये है भी। तो पिछले साल जब मैंने 7 साल का पेपर एनालाइज किया था, तो उसमें एक कॉमन क्वेश्चन था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। यही क्वेश्चन है पिछले 7 साल के बोर्ड के पेपर में, 5 बोर्ड के पेपर में आया था। उसमें अलग अलग तरीके से पूछा था। किसी में बोला था which phenomena is shown in the figure, write the laws related to it. What is refraction of light? Write the laws related to it. Write the law related to the refraction of light. What is refraction of light? Define refraction of the light. Write the laws related to it. तो यही क्वेश्चन कई बार घुमा फिरा के आया था, मैंने बोला इतना IMP है, कर डाला। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन 2 पॉइंट है, याद कर डालो। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन है, याद कर डालो। वैसे डेफिनेशन बोर्ड में देते नहीं है जल्दी, ठीक है, क्योंकि उनको भी मालूम है कि बच्चे ने पूरा रट्टा नहीं मारा है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ऐसा फिगर आया,
हम लोगों के बोर्ड एग्जाम में ऐसा दिया था और बोला था विच फिनोमेना इज शोन इन द फिगर, बोला था विच फिनोमेना इज शोन इन द फिगर। प्रैक्टिस बहुत किया था मैंने, मैं समझ गया कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिख दिया और फिर बोला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रिलेटेड टू इट, तो लॉज लिख दिया, दोनों हो गया काम। और एक क्वेश्चन 3 मार्क का आया जिसमें हम लोगों को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना था मीथेन से लेकर डिकेन तक का। मुझे मालूम था 9th चैप्टर में यही सिर्फ कॉमन है और कुछ नहीं है, कुछ भी इसमें IMP नहीं है, तो मैंने इतना याद किया था, ये चारों चीजें, चारों में से ये 2 चीज आई, हो गया काम, 3 मार्क मिल गया। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन में 3 मार्क मिल गया, गिव रीजन में तो 4 मार्क्स कन्फर्म ही था। ठीक है, छठा चैप्टर भी हो गया लेंसेज में। लेंसेज तो आपका इतना इजी चैप्टर है ना यार, मैं तो बोलता हूँ कर डालो उसको पूरा, मेरा वीडियो देखो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, फिर उसमें न्यूमेरिकल तो इसके बहुत इजी है। न्यूमेरिकल 5वें चैप्टर के हार्ड है, मत करो 5वें चैप्टर, IMP नहीं है। 10वां चैप्टर है आपका एस्केप वेलोसिटी, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल आने के कम चांसेस है बट इजी है, कर डालो। ठीक है, मैं आपको न्यूमेरिकल का वीडियो देता हूँ एस्केप वेलोसिटी का, तो कर डालो। इस तरीके से आपको साइंस 1 की प्रिपरेशन करनी है, एकदम अच्छी प्रिपरेशन करो। मैंने एक चैप्टर को डीप में जाके आपको बता दिया। तो आपको करना क्या है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को नहीं डटना है, वहां से सिर्फ फिल इन द ब्लैंक पढ़ो, ऑब्जेक्टिव पढ़ो, बड़े बड़े क्वेश्चन लीव करो, गिव रीजन एक सेपरेट लिस्ट बनाओ, आपका पेज लो और उस पेज पे सारे गिव रीजन लिख दो, सारे गिव रीजन लिख दो और जैसे जैसे गिव रीजन परफेक्ट होता है टिक मारते चलो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ऐसे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, अरे वाह मैंने इतना कर डाला, अरे वाह ये कर डाला, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, एक सेपरेट पेज पे पूरा गिव रीजन का सिर्फ क्वेश्चन लिखो, आंसर नहीं, सिर्फ क्वेश्चन लिख के ऐसा चिपका दो अपने सामने, ऐसा टिक मारते चलो। नहीं चिपका सकते हो बुक में रख दो, वरना पेरेंट्स देख लेंगे, बोलेंगे इतना ही हुआ है तेरा, मत, पेरेंट्स को मत दिखाओ, बुक में रख लो। ठीक है, तो गिव रीजन ऐसे कर डालो और फिर उसके बाद गिव रीजन आपका सबसे IMP है, तो आपका 4 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। पासिंग के लिए सर 10 मार्क और चाहिए, 10 मार्क आजू बाजू छाप लेना, 10 मार्क का तो ऑब्जेक्टिव है, हो गए पास, हो गए। ठीक है, तो पास नहीं होना है, 40 मार्क्स लाना है, 40 मार्क का टारगेट रखो, 40 मार्क का टारगेट रखोगे तो 36 से 38 की रेंज में मार्क्स मिलेगा आपको। ठीक है सर, 40 नहीं आएगा, 40 आएगा बट तब आएगा जब 40 एबोव की टारगेट रखोगे। सर मतलब 100% करोगे, 100% मतलब हीट के भी न्यूमेरिकल होने चाहिए, चौथे चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट थ्योरी सब क्लियर होना चाहिए, एक पॉइंट रात को 12 बजे कोई भी पॉइंट पूछ ले सब आना चाहिए। ठीक है सर, आप रात को 12 बजे क्यों बोलते हो, क्योंकि रात के 12 बजे हमारे दिमाग चलता नहीं है, सोते रहते, एक बैग उठा के कोई पूछ लेगा थोड़ी ना याद आएगा, इसलिए बोलता हूँ। ठीक है, समझे फिजिक्स कैसे करना है, केमिस्ट्री कैसे करना है, क्या क्या IMP है, कौन कौन सी चीजें करनी है। न्यूमेरिकल तो छोड़ना नहीं है, सारा फॉर्मूला याद रखना है। मेरे न्यूमेरिकल के वीडियो देखोगे तो उसमें पहले मैंने फॉर्मूला कराया फिर न्यूमेरिकल कराया, तो वहां से फॉर्मूले का नोट्स बनाओ, पूरा थियरी क्लियर रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, साइंटिस्ट का नाम सब कुछ क्लियर रखो। इस तरीके से साइंस 1 प्रैक्टिस करना है। कोई डाउट आता है कमेंट में लिखो, मैं सबके कमेंट के रिप्लाई देता हूँ, आई विल गिव टू यू। और दोस्तों जल्दी हमारे 2000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो हम लोग अपना ऑफिशियल जो चल रहा है मैथ 1 मैथ 2 उसको कंटिन्यू करेंगे। ये तो मुझे लगा कि इसकी जरूरत है बच्चों को, तो मैंने ऐसा बना दिया। ठीक है, ये सभी जो भी समझ में आया इसमें से उठा उठा के लिख लो अपनी बुक में। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरी टिप्स को जरूर फॉलो करोगे, और फॉलो कर लिए ना फिर ये दिन दूर नहीं रहेगा जब 36 से 38 आ जाएगा प्रीलियम में, और फिर बोर्ड में आपका 40 आ जाएगा। चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं।